हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के 2 चैप्टर्स को देख रखा है। उसके अलावा हम लोग 3rd चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितने भी प्रावधान है उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक, जिसमें हम लोगों ने देखा था समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच। इसके अलावा हमारा आज का सेशन होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल नंबर 23 और 24। जैसा कि हम लोगों ने इसके बेसिक चैप्टर्स में देख रखा था कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो हमको प्रदान है वो हमको आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल 24 के अधीन दिया गया है। तो इसके तहत अगर देखें तो हमको पढ़ना होगा आज पहला आर्टिकल होगा 23। ये बोलता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से निषेध। यानी इस आर्टिकल्स का मेन हेडिंग है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से हमको बचाता है, निषेध करता है। यानी ये आर्टिकल डालने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य रहा होगा उसको समझ लेते हैं हल्का सा। जब संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान में डाला वो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे बलात् श्रम किसको बोलते हैं, मानव दुर्व्यापार किसको बोलते हैं, तो समझ आ जाएगी। तो पहले हम लोग इसका जो है एक एक शब्द का मीनिंग जान लेते हैं, फिर इसके पूरे भावार्थ को समझेंगे। तो मानव दुर्व्यापार किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग मानव को यदि वस्तु के समान अगर क्रय और विक्रय किया जाने लगे, यानी बाजार में खरीद और बिक्री की जाने लगे, तब हम उसको बोलेंगे मानव दुर्व्यापार। इसके अतिरिक्त मानव अंगों का भी तस्करी जिस प्रकार से होता है वो भी इसी के अधीन आएगा, मानव के दुर्व्यापार के अधीन। अब इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर कैसे समझ सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये बातें क्यों आई थी, इसको डालना जरूरी है। आजादी से पूर्व हम लोग देखते थे कि बहुत सारे जो मजदूर हैं उनको दास बनाकर, ठीक, बेगार बनाकर और बेचा और खरीदा जाता था। इसके अतिरिक्त जो बच्चे होते थे, महिलाएं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीद बिक्री होती थी, जिससे बचाने के लिए हमारे देश के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति करने वाला दंडित किया जाएगा, वो दंड का भागी होगा। तो मानव दुर्व्यापार का हम लोगों ने सिंपल मीनिंग समझ लिया कि मानव का वस्तु के समान जब खरीद बिक्री की जाने लगेगी वो क्या कहलाएगी, मानव का दुर्व्यापार। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लोग अन्य वस्तुओं का भी दुर्व्यापार होता है जो हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी की तस्करी या किसी भी अन्य वस्तु, किसी क्रिटिकल इंडेंजर प्राणी, एनिमल्स, उसकी खरीद बिक्री। तो उसी प्रकार से जब मानव का बेचा जाने लगता है, खरीदा जाने लगता है, तो मानव दुर्व्यापार के अधीन आता है। इसमें अगर देखें मानव दुर्व्यापार में तो वेश्यावृत्ति भी आती है, यानी किसी को आप जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेल सकते हैं और उसको ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, वो भी किस में आएगा, मानव दुर्व्यापार के अधीन। इसके अलावा अगर देखें तो पुराने जमाने में देवदासी प्रथा होती थी, जिसमें देवों की दासी होती थी। मंदिरों में महिलाओं को एज ए दासी रखा जाता था, वहां पर पीठाधीश होते थे या जो मंदिर के संरक्षक होते थे उनके द्वारा इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उसी को देखते हुए इनका देवदासियों का शोषण ना हो, वो भी मानव दुर्व्यापार में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त देखें तो दास का हम लोगों ने देख ही लिया, ये दास जो होते थे पुराने जमाने में खरीदे और बेचे जाते थे। आज के डेट में भी देखें जो विश्व स्तर पर कुख्यात आतंकवादी संगठन है ISIS, ऐसे बोको हराम, ये सब आज के डेट में भी
महिलाओं की खरीद बिक्री करते हैं, अपने दासों की खरीद बिक्री करते हैं। इस तरह के कृत्य न किए जाए, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह के आर्टिकल के व्यवस्था की थी, जिसका यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वो दंड का भागी होगा। इसके अलावा अगर देखें तो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा बलात्श्रम। बलात्श्रम का मीनिंग क्या होता है, यदि इंग्लिश में अगर समझें तो फोर्सफुल लेबर जो होता है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना, ये क्या कहलाएगा, बलात्श्रम। और बलात्श्रम के अलावा एक और टर्म आता है बेगार, जिसको हम लोग कभी कभी बलात्श्रम भी बोल देते हैं। बेगार उसको बोलते हैं जिसमें किसी व्यक्ति से काम लेना हो, उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध तो कार्य किया ही जाएगा, लेकिन उसके बदले उसको उसकी मेहनताना जो होती है एक निश्चित अमाउंट, वो भी उसको प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं, मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगार, उसके बारे में जान लिया। आर्टिकल नंबर 23 में क्या बताया गया है कि यह मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात्श्रम और उसी प्रकार के कोई अन्य बलात्श्रमों के प्रकार भी हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। यानी किसी भी प्रकार के फोर्सफुल लेबर आप नहीं करा सकते हैं, यह आर्टिकल नंबर 23 बताता है। इस आर्टिकल में यह व्यवस्था भी दी गई है कि ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। मीनिंग कि कोई विदेशी यदि इंडिया में आता है किसी कार्य के बहाने और या घूमने के लिए आता है या किसी पर्पज से आता है, अपने हितजन से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, तो उसके साथ भी इस तरह के एक्ट नहीं किए जा सकते हैं। यदि जो करता हुआ पाया जाता है वो भी इसके दंड का भागी होगा। ये अधिकार जो है हमको राज्य के विरुद्ध तो मिलता ही है, राज्य भी आपसे ऐसे कार्य नहीं करा सकता है, और व्यक्तियों के विरुद्ध भी मिलता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि व्यक्तियों के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध ये अधिकार दिया गया है। तो राज्य भी कभी कभी चाइल्ड लेबर को फोर्स करने लगता है या जबरदस्ती के कार्यों में संलग्न कराने लगता है। जैसे यदि मान लीजिए कहीं पर माइनिंग करानी हो वहां पर, या इस प्रकार के कोई भी एक्ट हो जिसमें ऐसा लगे कि मानवों के साथ जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायोलेशन हो रहा है, जो हम लोग आए दिन अखबारों में देखते हैं। हमारे देश में मानव अधिकार आयोग भी है, वो भी इसी बात का जांच पड़ताल करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ मानवीय दशाओं से अनुकूल उसके साथ व्यवहार न हो। और व्यक्तियों के विरुद्ध इसलिए दिया गया है, पहले और आज के डेट में भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जिसमें किसी का किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, या किसी से जबरदस्ती जो है कोई व्यक्ति कार्य करवाने लगता है। यदि राज्य भी करवाए या कोई व्यक्ति भी करवाए इन पर्सन, वो भी दंड का भागी होगा। यानी ये अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध और व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों को उपलब्ध है, सामान्य नागरिक को उपलब्ध है। ये जो है दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। इसका एक अपवाद भी है, राज्य जब चाहे तो अनुमति प्रदान कर सकता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए किसी अनिवार्य सेवा में अपने नागरिकों को लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश के विरुद्ध भारत की युद्ध चल रही हो, तो उस स्थिति में यदि हमारे नागरिकों की संख्या कम हो जाती है तो हम जैसे आम नागरिकों को भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार बोल सकती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल यूक्रेन में और रूस में जो युद्ध चल रहा है, इस दोनों ही देशों में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस देना होता है। तो ये इसी का एग्जांपल है। अभी तक हालांकि भारत देश में ऐसा नहीं आया है, तो आपको भी ऐसा यदि परिस्थिति उत्पन्न होता है तो हम लोग को भी इसमें शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप तब उस समय इसके लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 24, जिसमें आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध रहेगा। यानी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध रहेगा। यानी इस तरह के कारखानों में काम करने वाले बच्चे शामिल नहीं हो सकते हैं, उस पर प्रतिबंध रहेगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बालक किसको बोलेंगे। इस कंटेक्स्ट में 0 से 14 वर्ष के बच्चे को बालक बोला गया है।
हालांकि वैसे भी समझने वाली बात है कि 0 से 14 जो 0 वर्ष के बच्चे होंगे और 1 वर्ष के बच्चे होंगे वो तो कार नहीं कर पाएंगे। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनसे कार नहीं लिए जाएंगे। ये आर्टिकल नंबर 24 निषेध करता है। तो इसमें देखें तो कौन कौन से चीजें आ सकती है। कारखाना तो एक आता ही है, यानी इसमें देखें तो उन चीजों को माना किया गया है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है जहां पर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है या ऐसे बच्चे के लिए परिसंकट में परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है, यानी उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा का वर्क हो जाता है, उसको पूरी तरह से ये नियोजन कर पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें देखें तो कोई फैक्ट्री है यानी खान है, खान के अतिरिक्त कौन सा ऐसा जगह हो सकता है जहां पर हेवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो रेलवे, उसमें भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कार लेने से रोक लगाया गया है। इसके अलावा देखें और कहां पर हो सकता है जहां पर यह हेवी मशीनरी का इस्तेमाल हो या परिसंकट में स्थितियां उत्पन्न हो सकती हो, जैसे कोयला खदान हो गया या विनिर्माण क्षेत्र हो गए जहां पर घर बनाए जाते हैं वहां पर। ठीक है, इस तरह के कार्यों में बच्चों को नियोजन से प्रतिषेध किया गया है, लेकिन ये उस पर प्रतिषेध नहीं लगाता है जहां पर इस प्रकार के नुकसान होने की संभावना ना हो, ठीक है, या परिसंकट में परिस्थितियां उत्पन्न ना होती हो, उस चीजों पर ये नियोजन जो है लागू होता है, वहां पर बच्चों से कार्य लिया जा सकता है। ये कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, जैसे किसी बच्चे के माता पिता मजदूर हैं, कृषक हैं, तो उनका जो दुकानदार हैं वहां पर इनके लिए खाना पानी पहुंचाना, ठीक है। और ये कोई बच्चा है जो दुकानदार का बेटा है, जब तक उसके माता या पिता कोई भी दुकानदार शॉप मालिक है या दुकान के पर कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो बच्चा है कुछ देर के लिए कार्य कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है, एज ए हेल्पिंग हैंड काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य में ये बच्चे को नियोजन नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे कानून है जिसके द्वारा इसको मना किया गया है, तो यह आता है बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, और इसके अतिरिक्त 2005 में एक नियम आया था बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसके द्वारा बच्चों को किसी भी कारखानों आदि में नियोजन से निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त देखें तो 2006 में सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी जिसमें बच्चों को घरेलू नौकर के तौर पर यदि कार्य लिया जाता है उसमें भी निषेध किया गया है, वो भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। ये नियम बनाया गया था 2006 में, और इसमें देखें तो घरेलू कार्यों में यदि आप बच्चों को शामिल करते हैं तो ये दंडनीय अपराध होगा। और इसमें कौन कौन से कार्य आ सकते हैं घरेलू कार्यों में, एज ए नौकर का इस्तेमाल करना, ठीक है। यदि कोई रेस्तरां है, होटल है, वहां पर इन बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। यदि आप लोग को यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।